ये वीडियो पार्ट सेकंड है, यानी इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है उसके दौरान हम ICAR PG 2023 के फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन पिछले पार्ट के अंदर हमने सिर्फ 60 क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से बात करी थी, तो आज हम बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चंस के ऊपर और फोकस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और साथ में अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ के अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंदर सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री और साथ में पेडोलॉजी की जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं, जो कि वास्तव में आप देखेंगे कि जो ये टेस्ट पेपर है उसके अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था, तो अगर वो वीडियोस आपने ना देखे हों तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन ID 561 के ऊपर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि एडजस्टेशन रीजन में कहा गया है कि स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्काई ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ओशन नीले हैं, तो इस वजह से आसमान भी नीला है। अरे ये तो बच्चों वाली बातें होंगी, तो ऐसा नहीं होता है ना। हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लू कलर की स्कैटरिंग होती है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं ब्लू है हमारा स्काई। तो खैर कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ रीज़न जो है वो फॉल्स है। और साथ ही अगर हम बात करें क्वेश्चन ID 562 की, तो उसके अंदर एडजस्टेशन रीजन में कहा गया है कि रेस्टर डाटा इज ऑब्टेन फ्रॉम द सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट से दो तरह का डाटा हम मेंशन करते हैं यहाँ, एक रेस्टर डाटा और दूसरा वेक्टर, है ना। तो रेस्टर और वेक्टर, रेस्टर जो हम देखते हैं वो ग्रिड लाइंस के रूप में देखा जाता है। ग्रिड लाइंस पिक्सेल्स वगैरह जब जुड़ रहे होते हैं तो एक तरह से वो रेस्टर डाटा कहलाता है। लेकिन कंटिन्यूस जब कुछ डाटा कलेक्ट होते हुए एक इमेज के फॉर्म में बनता हुआ नजर आता है तो उसे हम वेक्टर इमेज कह देते हैं। तो रेस्टर इमेज और वेक्टर इमेज दोनों के अंदर कुछ फ़र्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पर आपके पास उसका डिफरेंस आ जाए तो आप उसे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कह रहा है कि रेस्टर डाटा इज ऑब्टेन फ्रॉम द सैटेलाइट इमेजेस एंड एरियल कैमराज एंड स्कैन्ड मैप्स, जो कि सही बात है। तो हम देख रहे हैं कि जियो रेफरेंसिंग अलाउज यू टू व्यू, जियो रेफरेंसिंग भी एक टेक्निक है। वास्तव में जियो रेफरेंसिंग के अंदर हम देख सकते हैं रेस्टर इमेज और साथ में हम वेक्टर इमेजेस को पढ़ रहे हैं। तो जियो रेफरेंसिंग एक तरह का सिस्टम है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी जगह की जियोग्राफी को स्टडी करते हैं, है ना। तो उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू या अच्छे से देख पाते हैं। तो जियो रेफरेंसिंग एक तरह का टेक्निक है जो कि हमें अलाउ करता है टू व्यू, क्वेरी एंड एनालिसिस रेस्टर डाटा विद अदर जियोग्राफिकल डाटा। तो हम उसमें रेस्टर डाटा को देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें सेपरेट अलग अलग हैं, है ना। नीचे वाली बात का ऊपर वाली बात के साथ या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है वो। तो कहने का मतलब ये हुआ बोथ ए एडजस्टेशन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। क्योंकि जियो रेफरेंसिंग ऐसा कर सकती है, इसकी वजह से हम ये नहीं कह रहे कि रेस्टर डाटा जो है वो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह से मिलता है, हाँ। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में सेपरेट सेंटेंसेस है, तो ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन ID 563, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि QGIS के बारे में बताना है। QGIS क्या होता है? QGIS का मतलब होता है क्वांटम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वांटम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर यूजर्स जो हैं आसानी से हम देख सकते हैं जियो रेफरेंसिंग को ट्राई कर सकते हैं, जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका सीक्वेंस पूछ लिया कि कैसे किया जाता है। तो इसका सीक्वेंस है CBDA, यानी सबसे पहले ओपन किया जाएगा मैप दैट वी वांट टू जियो रेफर, है ना, जिसको हमें रेफर करना है उस मैप को खोला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ओपन द इमेज, वो इमेज ओपन की जाएगी। उसके बाद फाइंड किया जाएगा ग्राउंड पॉइंट एंड देन लास्ट विल बी द सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप। तो इस सीक्वेंस को यहीं से याद रखिएगा। ये एक तरह से हम देख रहे हैं सैटेलाइट वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2024 में भी काम आएंगे। तो अगर आप जहाँ से भी इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट वाले जो भी क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जो करंट में चीज़ें चल रही है ना, जैसे कि चंद्रयान 3 जो आप जानते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसमें चंद्रयान 2 के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 3 के ऊपर नेक्स्ट ईयर आ सकता है। तो प्लीज़ इस तरह के जो करंट अफेयर से रिलेटेड बातें हैं सैटेलाइट्स वगैरह की, तो उन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा 4th। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहा गया है कि समर प्लॉइंग जो है वो क्यों की जाती है? फॉर ओपनिंग दी सॉइल क्रस्ट। हाँ, इसलिए करते हैं हम ताकि वो ऊपर की क्रस्ट है वो टूट जाए, ताकि हम उसमें आसानी से सोइंग कर सकें। और वही रीज़न में लिखा हुआ है कि इट फैसिलिटेट द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर द मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून। तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। इसलिए करते हैं, तो फिर हम कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, वो हमारे को हेल्प करेगा सोइंग के अंदर। तो ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है कि सेंटिनेल सैटेलाइट मिशन इज़ वन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज
नेक्स्ट जनरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। बिल्कुल सेंटिनेल की कंप्लीट सीरीज़ है, सेंटिनेल-1 मेरे ख्याल से 2014 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और लगातार चल रहे हैं। अभी 2022 नवंबर के अंदर शायद सेंटिनेल-6 जो है वो लॉन्च किया गया था, तो उसके अपने आप में अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ सेंटिनेल की अपने आप में एक सेंटिनेल सैटेलाइट की अपनी सीरीज़ है जो कि लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि फिर आगे नेक्स्ट रीजन में लिखा है देयर आर 6 सेंटिनेल सैटेलाइट्स विच प्रोवाइड फ्री डाटा टू द यूजर्स। दोनों सेपरेट बातें हैं, तो दोनों सेपरेट बातें हैं, तो इनका कोई आपस में एक्सप्लेनेशन के रूप में नहीं कह सकते, तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, बाकी आप खुद भी क्रॉस चेक करिएगा और क्रॉस चेक करने के बाद पर्टिकुलर किसी वीडियोस के अंदर सेंटिनेल सैटेलाइट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करिएगा कि अब कौन से लॉन्च हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो हमारे लिए ये इंडिकेशन होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हम हमारे हाथ में रखें ताकि आने वाले एग्जाम में हमें इसकी कोई दिक्कत ना हो। राइट, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग के ऊपर है। पहली बात ही बहुत इजी सी नज़र आ रही है कि सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम +3, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो ए का तो फोर्थ होगा ही, तो ए का फोर्थ होगा, बाकी सब अपने आप मैच हो रहे हैं क्योंकि ए का फोर्थ सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, पीएच डिपेंडेंट चार्ज, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर है फोर्थ, बाकी आप मैच कर सकते हैं। 5, 6, 7 के अंदर कहा है कि क्रॉप रेजिड्यू ऑन सॉइल सरफेस इज अ कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम कैन डिक्रीज द रेट ऑफ सॉइल टेम्परेचर चेंज। बिल्कुल कि क्रॉप रेजिड्यू ऊपर होगा तो उसे हम देख सकते हैं क्या होगा, कंजर्वेशन टिलेज का ये पार्ट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है वो कम होगा, तो डिक्रीज करेगा उसकी रेट को। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा देगा। हम देख रहे हैं कि क्रॉप रेजिड्यूज जितने होंगे उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्रॉप रेजिड्यू होगा तो लाइट उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो फिर लाइट जितनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसकी हीट उतनी कम रहेगी वहाँ, और हीट जितनी कम रहेगी तो उसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि एक तरह से वहाँ पे इंक्रीज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर वहाँ कम रहेगा। तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर ये क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्वेश्चन आईडी 5, 6, 8 में हमें अरेंज करना है। देखिए चंद्रयान-2 का नाम आ गया जो मैं अभी बात कर रहा था, है ना। तो इनकी सभी स्पेस मिशंस जो हैं उनके हमें क्या कहा है कि ईयर्स के हिसाब से उन्हें अरेंज करना है। तो हमें लेटेस्ट तो याद है कि चंद्रयान-2 कब आया था, 2019 के अंदर। तो मतलब उसकी बातें कब सुनी है हमने, 2019 में उसे हमने इंडिया ने लॉन्च किया था। तो उस हिसाब से हमें याद रखना है कि बाकी ईयर्स जो भी हैं उन्हें याद भी रखना है, लेकिन हम चंद्रयान के बिहाफ पे सीधा आंसर कर सकते हैं कि भाई लास्ट बी जो है लेटेस्ट है, तो उसके हिसाब से आंसर से फोर्थ बन रहा है। बाकी ईयर्स भी मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसे भी अच्छे से याद रख लें और साथ में खुद ही रिसर्च करें। जितने भी स्पेस मिशन हैं उन्हें सभी को अपनी कॉपी में सेपरेट लिख लें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि 2014 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, 5, 6, 9 के अंदर दिया है कि ऑर्डर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मुझे आज भी याद है, पेपर से जस्ट पहले दिन सीक्वेंस याद करके गया था, अच्छे से कुछ ट्रिक बना के गया था ताकि मैं कभी ये ना बोलूँ, क्योंकि मुझे पता था ये याद रखना जरूरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा और ये आया भी। देखिए इसमें पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एनर्जी का, तो एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो हम देख रहे हैं गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है और फिर वो कम होती जाती है। तो दो सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, एनर्जी का सीक्वेंस भी याद रखना है और लैम्डा यानी वेवलेंथ का सीक्वेंस भी याद रखना है। याद रखते हैं आप, इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि मेरी कोशिश है स्क्रीन पे आपके सामने चार्ट भी आ रहा है तो उसे भी ऑब्जर्व कर लें। नहीं कभी याद किया है तो अभी याद कर लें कि इसका क्या पर्टिकुलर वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ की सारी अलग अलग वेव्स हैं, सभी की नाम सभी की हम फ्रीक्वेंसीज भी देखते हैं, उसे भी याद कर लें, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों ही सीक्वेंस याद करना इसलिए ज़रूरी है कि भाई वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं, अगर वो वेवलेंथ का बढ़ता हुआ सीक्वेंस है तो एनर्जी का कम होता हुआ सीक्वेंस होगा, है ना, क्योंकि E = mc² या उसका जो फॉर्मूला देखते हैं हम, तो लैम्डा की वो इन्वर्स में हो जाता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। तो कहने का मतलब लैम्डा जितनी कम है अल्टीमेटली एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा है। तो उसने एनर्जी का पूछा है आपसे, नेक्स्ट ईयर वेवलेंथ पे भी पूछा जा सकता है, तो आप उसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 570 पे रिमोट सेंसिंग ऑफ वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। क्या यूज़ किया जाता है इसके अंदर, तो हम देखते हैं यहाँ B, C और D यानी UV रेज को छोड़कर सब यूज़ किया जाता है, तो इसे भी एक नोट पॉइंट के रूप में याद कर लें। ठीक है, रिमोट सेंसिंग में हम वेजिटेशन के लिए UV रेज का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट इज 571 पे क्या है जो कि इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वन और फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंट। कुछ फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंट का ही अगर हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो उसे हम पार्शियल एनालिसिस कहेंगे। ओके, फिर 572 का जो क्वेश्चन आईडी है उस पर ये क्वेश्चन मैं सिर्फ उसी रूप में सही बता पाऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से करिए कि द pH रेंज एट विच द डिजायरेबल कलर चेंज अकर्स, जहाँ
डिजायरेबल कलर चेंज होता है तो वहाँ क्या उसे पीएच कहेंगे, पीएच रेंज को क्या पीएच रेंज कहेंगे, नहीं, तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए। पीएफ, पीएफ भी बहुत फेमस टर्म है सॉइल साइंस की, हो सकता है आप जानते हो इसके बारे में, स्कोफील्ड ने ये टर्म दी थी, इसके ऊपर सेपरेट मैं कंप्लीट बातें कर चुका हूँ सॉइल वाटर पोटेंशियल वाले वीडियोस में। खैर, तो पीएफ भी अपने आप में एक अलग टर्म है, वो भी नहीं हो सकता आंसर। 3 आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मुझे लगता है वो भी नहीं हो सकता, तो आंसर बनता है फिर 4th पीटी। पीटी मैंने देखा अलग अलग बुक्स में, मुझे नहीं मिला, हो सकता है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसके अंदर क्वेश्चन हो, बट स्टिल मैंने सर्च भी किया इस बारे में, मुझे मिला नहीं। तो खैर, आप इसे एलिमिनेशन मेथड के रूप में याद रख सकते हैं कि आंसर यहाँ 4th होना चाहिए, और नोट पॉइंट बना के अपने कॉपीज में लिख लीजिएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और आपके सामने ये टॉपिक आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें कि ऐसी पीएच रेंज जहाँ कलर चेंज हो रहा है तो उसे हम पीटी कह देते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीआर। ओके, तो नेक्स्ट इज 573, जिसके अंदर कहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट किस पे डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड दैट कंबाइन टू इनटू सॉल्ट। तो एरर्स जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स भी होते हैं और साथ में हम देखते हैं रैंडम एरर्स भी होते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है। तो रैंडम एरर्स ऐसे एरर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, अनप्रिडिक्टेबल जैसे कि अचानक से वोल्टेज कभी हाई हो जाए, या हम देख सकते हैं कि कहीं हम देखें टेम्परेचर का ज़्यादा कम हो जाना, तो उस तरह की चीज़ें जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं थी या अनप्रिडिक्टेबल सी होती हैं उन्हें हम रैंडम एरर कह देते हैं। और साथ में एरर को हम दूसरी तरह से सिस्टमेटिक एरर्स भी कह देते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन में हमने ऑब्जर्वेशन करने के दौरान गड़बड़ कर दी, या हमारा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो गया, उसमें कोई खराबी है, इस तरह की वजह से जो एरर आ रहे हैं। अच्छा, एरर का मतलब तो आप समझते ही हैं कि ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए थी और हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में क्या आ रही है वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम कहते हैं एरर। तो खैर, एरर क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स और भी आप जानना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, तो उसे ज़रूर पढ़ सकते हैं आप, और पढ़िएगा बिल्कुल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईसीआर की तो आप उस एरर के टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी ज़रूर पढ़ें, तो उसके अंदर ये आ ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रैंडम एरर, यानी एरर इन मेजरमेंट कॉज्ड बाय फैक्टर विच वेरी विथ मेजरमेंट के साथ जो वेरी कर रहे हैं, तो हम वो देख रहे हैं वो ऑपरेशनल या रीजेंट या क्रूड नहीं होगा, यहाँ एक रैंडम एरर होना चाहिए आंसर। 575 के अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, अपटेक ऑफ मॉलिब्डेनम बाय प्लांट रेजिड्यू विद सल्फर। याद है आपको पिछले वीडियोस अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मैंने मॉलिब्डेनम वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था, नहीं सल्फर या किसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ज़रूर बताया है कि सल्फर और मॉलिब्डेनम का हम देख सकते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखा जा सकता है। और भी इफेक्ट होते हैं, उन सारों को जो स्क्रीन पे फोटो नज़र आ रही है अभी के अभी अपनी कॉपी में छाप लीजिए, बहुत ज़रूरी है। मॉलिब्डेनम पे आया है क्वेश्चन, आने वाले टाइम में और पे भी आएगा ही आएगा, विश्वास है मुझे, तो इसलिए अच्छे से उसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से आंसर विल बी द फर्स्ट वन। क्वेश्चन आईडी 576 पे कहा गया है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन किससे जुड़ा है, डिफ्यूजन, मास फ्लो या लेसिथिन। तो ये लेसिथिन थ्योरी से जुड़ा है। वह एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिवली एब्जॉर्व करना, एनर्जी के साथ एब्जॉर्व करना, वो किससे जुड़ा है, लेसिथिन थ्योरी से जुड़ा है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मास फ्लो ऑफ सैंपल पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या आपको वो कभी साइंस में आपने याद की है, कभी आपने तवज्जो दी है इन चीज़ों को कि हम देखते हैं मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर पिकोमीटर, फिर फेम्टो, फिर ऑक्टो, ऐसे करते हुए लंबी जाती है सीरीज। तो हमारे लिए ये काम आ गया पिको से हम याद रखते हैं 10⁻⁻12, राइट। नेक्स्ट इज 572 फास्फोरस इज इन मोबाइल इन सेल सॉइल। ये मैंने फास्फोरस फिक्सेशन वाले वीडियो के अंदर अच्छे से कवर करी है चीज़। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि ये तीनों ही पॉइंट सही हैं कि आयन एक्सचेंज के थ्रू भी फास्फोरस जो है फॉस्फेट आयन के रूप में हेल्ड हो सकता है, तभी वो सॉइल में इमोबाइल है ना। वो फेमस लाइन है फास्फोरस की जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए कि फास्फोरस इज मोबाइल इन प्लांट्स बट हाईली इमोबाइल इन सॉइल। क्यों? क्योंकि उसका फिक्सेशन हो जाता है आयन एक्सचेंज, लिगैंड एक्सचेंज के रूप में, या एल्यूमिनियम फेरस कैल्शियम के आयंस के रूप में, उसका डिस्प्लेसमेंट के रूप में कहीं ना कहीं वो जुड़ जाता है, तो वो प्लांट को अवेलेबल नहीं रहता, उसका फिक्सेशन हो जाता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा है फॉस्फेट आयन आर लीच्ड एज, अगर लीचिंग हो जाएगी उनकी तो फिक्सेशन कहाँ होगा, तो आंसर मतलब ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है, तो आंसर विल बी द फर्स्ट वन ओनली। ओके, 579 पे है कि सरफेस टेंशन जो है पानी का ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मच्छर आराम से झूमते हैं, बैठते हैं, अपनी पार्टीज करते हैं, इवन अंडे भी देते हैं। तो कहने का मतलब सरफेस टेंशन पानी का ज़्यादा होता है, 72.7 डायन पर सेंटीमीटर होता है।
क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कोहेशन फोर्स बहुत अच्छा होता है। और कोहेशन फोर्स कौन सा? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ लिखा भी है देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाई अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर विल बी द फर्स्ट वन। ओके, लास्ट हम देख रहे हैं कि 580 क्वेश्चन जो है उसमें कहा है कि व्हेन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज 96, एस्टिमेटेड वैल्यू इतनी दे रखी है, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, है ना। तो रिलेटिव एरर के अंदर हम बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले 46 है, माइनस करेंगे 45.5, ओहो हो, आंसर पहला पहला ही आ रहा है 0.5, आंसर विल बी द फर्स्ट वन। तो वो गलत हो जाएगा हमारा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम रिलेटिव एरर पूछा है। तो रिलेटिव एरर निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, जो 0.5 है उसके अपॉन में एब्सोल्यूट एरर, यानी जो हमारी जो सही डाटा हम एक तरह से मान के चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ 46 है, तो इस 46 को हम डिवाइड लगाएंगे 0.5 में। ध्यान से सुनिए, अपनी कॉपी में करिएगा भी इसे। 0.5 अपॉन में 46 इंटू कर लीजिएगा 100 का, इंटू 100 का, क्योंकि उसका परसेंटेज का साइन हटता है तो फिर 100 का मल्टीप्लिकेशन भी करना है हमें। 581 के अंदर कहा है कि कौन से लोग मोबाइल होते हैं प्लांट के अंदर, बताओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने पिछले वीडियोस न्यूट्रल मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर बहुत बार बार बता चुका हूँ कि प्लांट्स में कौन मोबाइल है, NPK, MgMn, है ना। इस तरह से हमने याद किया था, NPK, MgMn, इनको Mg और MO, सॉरी, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, ये लोग सारे प्लांट के अंदर चल फिर सकते हैं। तो प्लांट में ये मोबाइल होते हैं। तो सॉइल में कौन कौन से मोबाइल हैं, ये सॉइल के अंदर मोबाइल आई गए कि नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमेट, है ना। तो ये जो आयंस हैं ये हम देख रहे हैं, और भी आयंस होते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि यही है सर, लेकिन जो करेक्ट यहाँ हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सिर्फ C ओनली का है ना। बाकी मैं फिर कोशिश करूँगा वो स्क्रीन के ऊपर लिस्ट आ जाए। आज तक कभी याद नहीं किया तो अभी कभी याद करिएगा, साथ में इस वीडियो के खत्म होने से पहले पहले वो याद होना चाहिए आपको, टॉपिक वो लिस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में फॉर श्योर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट इज 582, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है एक तरह से किसका, विदरेबिलिटी का। तो सबको पता है कि विदरेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट हो विदरिंग के लिए। रेजिस्टेंट तो सबसे ज़्यादा कौन है, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स से बड़ा कौन है फिर, तो क्वार्ट्स की सबसे ज़्यादा विदरिंग, मतलब कह सकते हैं विदरिंग के लिए वो स्टेबल है सबसे ज़्यादा, विदरिंग रेजिस्टेंट सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम हम देख सकते हैं यहाँ क्वार्ट्स ही होगा। तो क्वार्ट्स, और बाकी सारे जो सीक्वेंसेस दिए हैं वो रॉन्ग है। आप कहेंगे हम कैसे मान लें, तो आप इस तरह से मान लीजिए कि स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो आ रही है, उसमें विदरिंग की स्टेबिलिटी का आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है। कभी पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी कभी घोट के पी जाओ, उसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो ये किन्होंने दिया था विदरिंग स्टेबिलिटी, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ना, क्योंकि वो दो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि विदरिंग इंडेक्स किसने दिया था, ये स्टेबिलिटी सीरीज़ किसने दी थी। मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक जैक्सन ने दी थी, है ना। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो खैर उन साइंटिस्ट के नाम भी बहुत ज़रूरी हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। अगर वो चार्ट किसी बच्चे को अच्छे से याद हो तो उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उस हिसाब से द फर्स्ट वन विल बी ओनली द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो 583 के अंदर कहा है कि तो वही एकदम 12th क्लास वाले टाइप क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, जिसके अंदर हमें नॉर्मेलिटी 0.1 दी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, W/mW इंटू 1000/V। MW नहीं, यहाँ पे EW रखेंगे, W/EW इंटू 1000/V। नॉर्मेलिटी का इस तरह का एक फॉर्मूला होता है। मैंने इस तरह से याद किया था जब मैंने कभी पढ़ी थी 12th के अंदर ये सब चीज़ें, तब 12th में नहीं, शायद 11th में चीज़ आई थी तब याद किया था। तो W/EW को हम चेंज करते हैं, मॉलिकुलर वेट के अंदर डिवाइड लगाया जाता है उसकी वैलेंसी का। तो यहाँ Na2CO3 की वैलेंसी हम यहाँ 2 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि Na के ऊपर +1 चार्ज है, CO3 -2 के ऊपर -2 चार्ज है, तो 2 × 1 2 उसका क्या हो सकता है, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकली करा रहा हूँ, कोशिश करूँगा स्क्रीन पे आ जाए तो आपको समझने में आसानी मिले कि हम कह रहे हैं कि N = W/, मतलब उसका जो हमें क्वांटिटी निकालनी है, W/EW को चेंज कर दिया, मॉलिकुलर वेट अपॉन में वैलेंसी। मॉलिकुलर वेट क्या है इसका, तो हम जब सॉल्व करते हैं Na2CO3 का तो वो 106 आता है, 106 के अपॉन में 2, जो कि हो गया लगभग कितना 53 आई गेस। तो 53 × हम देख रहे हैं क्या उसका 1000/V दे रखा है हमारे को 500 ml, है ना। 1000 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें 1000 ml के कन्वर्ट करने के लिए 1000 होता है। तो खैर 1000/500 सॉल्व करते हैं तो आंसर शुड बी अच्छा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू वहाँ दे रखी है 0.1, है ना। तो इन सबको इधर उधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होंगी, जनरली आप मैथ्स करना जानते ही हैं। तो आंसर शुड बी द 2.65। और आगे क्वेश्चन ID 584 कर लेंगे आप उसे, मुझे विश्वास है, और साथ में स्क्रीन पर भी आपको साथ डाटा मिल ही रहा होगा तो आप उसे कर सकते हैं। 584 पे लिखा है एस्टिमेटिंग दी कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ क्लिएटिंग एजेंट। क्लिएटिंग एजेंट्स
कलर्ड कॉम्प्लेक्स, इस तरह की जो हम देख रहे हैं साइंस है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री। याद कर लें मैं अच्छे से, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, प्रेसिपिटेटोमेट्री और अर्जेंटोमेट्री, थिकोसाइनोमेट्री, खुद आप गूगल पे सर्च करिएगा इनका क्या मतलब होता है। क्या पता खुदा ना खास्ता अगली बार हमारे सामने इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए तो हमारे को दिक्कत ना हो, तो खैर तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ आंसर होगा तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री। तो किसी इंसान ने तो आप समझ रहे हैं आईसीआर का एग्जामिनेशन के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात अगर जो इंसान को पता आनी चाहिए वो ये है कि मेरा कोर्स 100% कंप्लीट होना चाहिए, मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट 100% कवर होगा, तभी मैं आगे सर्वाइव कर पाऊँगा। 120 क्वेश्चन में से आपके 100 क्वेश्चन सही हो सकते हैं अगर आपने सिलेबस ढंग से अच्छे से पढ़ रखा हो तो, ठीक है ना। तो पहले कोशिश करिएगा सारा का सारा सिलेबस पढ़ सकें। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री छूट जाता है, ये रिमोट सेंसिंग के टॉपिक्स छूट जाते हैं, बायोकेम भी आ रहा है हमारे इस एग्जामिनेशन में, बायोकेम छूट जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम जो साइड में छोड़ते हैं कि नहीं यार सॉइल साइंस पे फोकस कर लेते हैं उससे काम हो जाएगा, नहीं, अगर अच्छी रैंक चाहिए तो आपको सारा सिलेबस अच्छे से कवर करना है। अगर सारा सिलेबस आप कवर कर लेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपकी बहुत अच्छी रैंक रहेगी। ओके, तो ज्ञान मत दीजिए भाई साहब, आप अपना आगे बढ़िए। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट इज 585। तो इसके अंदर फादर्स पूछे हैं अलग अलग, ये अलग अलग बुक्स में डिफाइंड होते हैं। तो मुझे याद था रूट इंटरसेप्शन, मैंने रूट इंटरसेप्शन मेरे को बाल दिमाग में आते हैं तो बालों से याद रखता था मैं, ये बार्बर की कुछ बातें हैं। रूट्स बालों जैसी होती हैं तो मैं अपने बाल में ऐसे रूट्स इमेजिन करता था, तो बार्बर याद आ जाता था। तो बार्बर में सी का सेकंड याद आ जाता था और सी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में था तो वो सही हो गया, है ना। तो खैर बाकी भी बहुत फेमस हैं कि फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री इज लेविग, है ना। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा अल्टीमेटली। विदरिंग इंडेक्स आ गया, देखिए जो मैंने अभी जानना चाह रहा था, जैक्सन में गलत था, स्टेबिलिटी नहीं दी थी, है ना। तो जैक्सन वाला शायद गोल्डिच थे, फिर वो स्टेबिलिटी किन्होंने दी थी, गोल्डिच ने दी थी। तो फिर ये विदरिंग इंडेक्स किन्होंने दिया, जैक्सन ने दिया, देखिए अभी आ भी गया। तो फिर डी का होगा फर्स्ट, तो आंसर विल बी द फोर्थ वन। नेक्स्ट इज 586 में असेंडिंग ऑर्डर पूछा है डायमीटर का, तो सबसे छोटू है क्ले, बताने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटू है क्ले, एंड उसके बाद आप अरेंज कर लेंगे तो फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। मैचअप का है क्वेश्चन, यहाँ से अभी याद कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीएफ तो सोरेनसन में है, सॉरी पीएच तो स्कोफील्ड ने ढूंढी है, फेमस है सॉइल साइंस में, तो याद हो जाता है। पीएच भी काफ़ी बच्चों को याद होता है, पीएच किसी बच्चे से पूछ लो, वो नहीं पूछोगे तब भी वो सामने से बता देगा कि भाई साहब पीएच की खोज तो सोरेनसन ने की थी। तो ये कई नाम हैं जो सबको याद है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं आइडियल गैस, पीवीआर, एनआरटी है, ये फटाफट मैच करने वाली बात है। तो फिर याद रखने वाला पॉइंट हमारे लिए है कि ट्रायंगुलर टेक्सचरल ट्रायंगल किसने दिया था, विटने ने दिया था, याद कर लीजिएगा, अगले एग्जाम में आ सकता है आपके। विटने ने टेक्सचरल ट्रायंगल दिया था, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हम कई बार क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं टेक्सचरल ट्रायंगल तो हमारे सामने नहीं आता लिखा हुआ कि विटने ने दिया था। तो अगर आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो अभी याद कर लीजिएगा। 588 पे कहा है कि मैचअप करना था वही साइंटिस्ट के साथ। कोंके का नाम लेके मैंने बार बार आपको अपने वीडियोज़ में याद करवाया है कि एयर कैपेसिटी की डेफिनेशन दी थी कोंके ने, तो उनकी वो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके नाम पे तो क्वेश्चन आ ही गया, अभी आप देख ही सकते हैं, है ना। मतलब कुल मिला के पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर। जेनी ओवरस्ट्रीट के नाम पे भी मैंने याद कर रखा था कि इन्होंने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज की थ्योरी दी थी, तो ए का जो आंसर सेकंड है। तो ये कुछ साइंटिस्ट मेरे को अच्छे से याद थे, तो उस हिसाब से मुझे बेनिफिट मिला था। आई होप आपको भी याद हो, नहीं हो तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर एक वीडियो हो जिसमें से सॉइल साइंस के जितने भी साइंटिस्ट हैं, कोई किसी का फादर है, कोई किसी का क्या है, वो आप सब एक जगह ही याद करें। खैर 589 के अंदर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, विदरिंग इंडेक्स फिर से आ गया। विदरिंग इंडेक्स केओलिनाइट का ज़्यादा होता है इन सभी के अंदर, कितना होता है याद है, लेकिन कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर आपके सामने वो लिस्ट अवेलेबल हो, सभी के नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फॉर श्योर। पिछले साल भी आया था 2022 के अंदर भी केओलिनाइट का नाम आया था, मुझे उस टाइम याद नहीं था, चोट हुई तो मैंने याद, मैं एग्जाम से पहले ये सारे याद करके गया था, तो अगर ये घुमा हुआ भी होता क्वेश्चन तभी मेरा सही होता। तो खैर उसके अंदर अभी मैं मिस कर रहा हूँ बाकी सारे डाटा को, तो खैर अभी आप इसे याद कर लेंगे कि ABCD विल बी द राइट ऑप्शन। तो मतलब 11 से सबके कम ही है, माउंट वर्नलाइट किसी का 6 था, वर्मिकुलाइट का आई थिंक 6 था, तो खैर बाकी आप देख लीजिएगा उस लिस्ट में, याद कर लीजिएगा उसे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पिपेट मेथड, स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं जिसे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, सही बात है। हाइड्रोमीटर या बॉयकस हाइड्रोमीटर मेथड जो होता है वो रैपिड होता है लेकिन लेस एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही बात है जी, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। 591 डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो सॉइल वेटनेस का, 5 टर्म्स आती हैं वहाँ पे, है ना। सॉफ्ट होता है, फ्रीएबल, उसके बाद प्लास्टिक, हार्ड, और इस तरह से वो बढ़ता हुआ एक सीक्वेंस होता है, तो वो सभी हमें याद होने चाहिए। तो उसके हिसाब से सबसे होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ वेटनेस का, तो सबसे ज़्यादा यहाँ 4 में तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक में पानी सबसे ज़्यादा है और इंड्यूरेटेड में सबसे कम है, तो BACD विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज
सॉइल डेंसिटी के ऊपर भी वीडियो बनाया था, सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये सब वीडियोस में कवर कर चुका हूँ चीज़ें। पीट के अंदर मैंने आपको बार बार बताया है कि बल्क डेंसिटी याद कर लेना, ऑर्गेनिक सॉइल की 0.5 होती है, तो ए का आंसर शुड बी द फोर्थ वन। तो बाकी सब मैच कर लीजिएगा, बहुत ईजी से ही हैं, सब कुछ याद रखने वाली बातें हैं। ऑलिवाइन इज द लीस्ट स्टेबल, बिल्कुल अभी जो चार्ट दिखाया था स्टेबिलिटी वाला, वापस उसे रिकॉल करते हैं, उसके अंदर आपको दिखेगा ऑलिवाइन जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। मैग्नीशियम और फेरस भी होता है इसके अंदर, तो कहने का मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स का जाना रूट सरफेस तक और साथ में उसका या तो एडजॉर्ब हो जाना या उसका एब्जॉर्ब हो जाना, इसलिए जॉर्प्शन वर्ड यूज़ किया है ना, तो दोनों चीज़ें हो जाना तो उसको मोबिलिटी कहते हैं। और मोबिलिटी इन्वॉल्व द सॉल्यूशन और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मूवमेंट टू द रूट सरफेस। सॉल्यूशन और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना एंड मूवमेंट टू द रूट सरफेस, तो ये सभी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, मोबिलिटी का जरूर याद रखें, इसे नहीं पता था तो अभी नोट कर लें कॉपी में। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनरल के ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, सॉरी अब नहीं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, मिनरल आर दी फर्स्ट थिंग इज मिनरल हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, बिल्कुल होता है, डेफिनेट कंपोजिशन होता है मिनरल्स का। इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, ये बात मुझे थोड़ी गलत लगी थी, क्योंकि कई बार बुक्स में ऑर्गेनिक कहा जाता है मिनरल्स को, लेकिन उनका कहने का मतलब ये होता है ऑर्गेनिक हम तब कहते हैं कि ये नेचर से बने हैं, इंसान ने नहीं बनाया है, तो इसलिए वहाँ ऑर्गेनिक टर्म यूज़ करते हैं। बट खैर जनरली तो इनका नेचर अगर कार्बन के रेफरेंस में देखें कि इसमें कार्बन नहीं होता, तो फिर उस हिसाब से ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ये हम देखते हैं मेकअप मिनरल्स आर नॉट अरेंज्ड इन दी ऑर्डरली पैटर्न, मिनरल्स अरेंज नहीं होते सही तरह से, तो मुझे लग रहा है ये गड़बड़ है। हाँ, सी ऑप्शन देख लीजिए, दिया हुआ नहीं है ना, तो मतलब सी ऑप्शन गलत है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हैं ही, ये रॉक्स की मिनरल्स ही आपस में मिलके रॉक्स बनाते हैं, तो आंसर शुड बी द सेकंड वन। 596 में कहा है कि बेंजीन रिंग इज सब्सटीट्यूशन, बेंजीन रिंग के अंदर कुछ जुड़ेगा तो उसे हम फेनाइल ग्रुप कहते हैं, है ना। तो बायोकेम आ रही है, समझ जाइए, बायोकेम आ रही है। अगर अब तक भी बायोकेम को सीरियसली नहीं लिया है तो अपनी कमर कस लो, अच्छे से याद कर लो चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है ना। देखिए लल्लू क्वेश्चन आया नेक्स्ट में, तो क्या एल्कीन का पूछ लिया, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, CnH2n होता है एल्कीन का, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। फ्लैक्स मार रहा हूँ मेरे को, मतलब सबको याद रहता है खैर। नेक्स्ट इज 598 के अंदर कॉमन नेम पूछ लिया ब्यूटेन मनॉल का, IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों ही अच्छे से कवर करके जाना इंपॉर्टेंट है। सो द एन ब्यूटेनॉल एन ब्यूटाइल एल्कोहल, इस तरह से इसका कॉमन नेम कहा जाएगा। 599 में पूछ लिया कोवलेंट बॉन्ड्स जो अमीनो एसिड्स के बीच में बने हों, पेप्टाइड बॉन्ड्स कहे जाते हैं। 600 का म्यूटेशन अचानक से होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, साथ में इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये नॉन हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्पॉन्टेनियसली एट लॉ रेट, हाँ म्यूटेशन लॉ रेट पे होते हैं, तो आंसर शुड बी द थर्ड वन। बाकी ऑप्शन ऐसे फुदू दे तो ऐसे ही थर्ड आंसर सही हो भी जाता। 601 पे कह दिया मैचअप कर दो, मैचअप कर देते हैं भाई साहब। ये देखो यहाँ क्या मैच हो रहा है, वाटसन क्रीक, देखिए वाटसन एंड क्रीक जो है हर बच्चे को पता है कि 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, 1953 में DNA का मॉडल दिया था, याद है। तो वहाँ से अपन ने एक चीज़ तो मैच कर ली, सी का तो फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट एक नहीं एक में दिया है, तो बल्ले बल्ले, यानी फोर्थ वन शुड बी द राइट आंसर। आप मैच कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ तो ये क्वेश्चन ID 602 के अंदर कहा है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को इंक्रीजिंग मॉलिकुलर वेट के हिसाब से अरेंज करना है। सबसे भारी होगा यहाँ हम देख रहे हैं कौन, तो सबसे भारी होगा सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो सबसे भारी है, तो आंसर शुड बी द फोर्थ वन। बाकी अरेंज कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बायोकेम को अगर हल्के में ले रखा है तो अच्छे से रीड करना शुरू कर दीजिए, ज़रूरी है, उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में इंक्रीजिंग साइड चेन के बारे में बताया है अलग अलग अमीनो एसिड्स के अंदर, तो आपको चूज़ करना है कि सबसे बढ़ता क्या है उसका सीक्वेंस, तो आप याद रखेंगे BADC, यानी सबसे ज़्यादा हम देख, सबसे कम है ग्लाइसिन का एंड सो ऑन, उसकी चेन बढ़ती जा रही है, तो इस रूप में आप याद कर लें। यहाँ इसके अंदर ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा। 604 पे कहा है फोटोकेमिकल स्मॉग, तो उसके अंदर एक नाम याद था मेरे को, तो बस PAN जो है वो मुझे याद था कि फोटोकेमिकल स्मॉग से रिलेटेड है, वो एक ऑप्शन में आ गया तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। तो एनवायरमेंटल साइंस के साथ अगर स्ट्रगल कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूँ कहाँ से पढ़ूँ, तो यूट्यूब पे जाइए और अलग अलग इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ को देखना शुरू कर दीजिए। मेरे को वहीं से फ़ायदा हुआ था, मैंने अलग से कुछ टॉपिक नहीं पढ़े थे इसके, मैंने सिर्फ MCQ जो पढ़े थे वो भी एंड के वक्त के अंदर। एनवायरमेंटल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन बन रहे हो, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फेमस क्वेश्चन है वही SCR में आते हैं, तो फेमस क्वेश्चन था तो आया था। जैसे कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऑप्शन में आ गया, और आगे एक और क्वेश्चन में भी आया, तो उससे फ़ायदा भी मिल गया। तो खैर 605 का आंसर होगा थर्ड। 606 का होगा रिपेरियन
इरोजन, रिपेरियन जो है वो रिवर से रिलेटेड होता है, तो रिवर से रिलेटेड तो कौन सा है, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम से रिलेटेड है, तो आंसर शुड बी द थर्ड वन। 607 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अभी पूछा बताया था मैंने, तो देखो ये आ गया था, तो ये तो क्वेश्चन बोनस में थे, बल्ले बल्ले दोगे, तो मतलब 1986 आंसर सही होगा। 608 में कहा है सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर फिजिकल चेंज भी होते हैं, केमिकल चेंज भी होते हैं, बायोकेमिकल चेंज भी होते हैं। 12th क्लास के अंदर सेडिमेंटेशन वगैरह अलग अलग प्रोसेस होते हैं ना उसके अंदर, तो वो एक पर्टिकुलर चैप्टर में सेडिमेंटेशन का प्रोसेस दिया गया था हमें, तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ द फोर्थ वन शुड बी द राइट आंसर। 608 के अंदर सेल्फ प्योरिफिकेशन मेथड, ये सेडिमेंटेशन वगैरह वाले जो मेथड्स हम पढ़ते थे 12th क्लास में उससे रिलेटेड है, तो ये फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, उसमें सब कुछ चेंजेस होते हैं। 609 के ऊपर वास्तव में एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा था, यहाँ मिस्टेकली मैंने लिख नहीं पाया था, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड पूछा था, तो उसका आंसर था हिस्टिडीन। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आई होप रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो उसे नोटिस करिएगा। 6010 के अंदर कहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो दो करेक्ट स्टेटमेंट ये हैं कि एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, और हम देख रहे हैं एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो उस हिसाब से तो फोर्थ वन जो है यानी एमाइलोज को जिसमें वाटर इनसॉल्युबल कह दिया वो गलत है, तो ये आंसर होगा फोर्थ वन। 611 के अंदर क्या है कि फोटो एसिमिलेट्स जो है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो है सुक्रोज, सॉर्बिटोल और साथ में स्टैक्योस। 612 के अंदर कहा है कि मैचअप करना है, तो आपको पता होगा कि जो काइनेटोकोर हैं वो क्रोमोसोम के सेंटर में जुड़ते हैं, है ना, क्रोमोसोम के सेंटर में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसे काइनेटोकोर कहते हैं, तो बी का तो फोर्थ होगा। और टीलोमेयर्स भी आपको पता होगा जो छोर पे होते हैं, एंड के ऊपर टर्मिनल पे होते हैं, तो इसलिए डीएनए फाउंड एट द एंड ऑफ द लीनियर, है ना, तो कहने का मतलब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के हिसाब से आंसर शुड बी द सेकंड वन, बाकी आप मैच करिएगा। 613 के अंदर कहा है कि देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में था क्वेश्चन, इसके अंदर सारे ही स्टेटमेंट मुझे लगता है करेक्ट हैं, लेकिन ICAR ने से ए और डी को ही माना। मैं कोशिश करूँगा रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हो, ये सारे स्टेटमेंट ही वास्तव में सही हैं NCERT के अकॉर्डिंग, लेकिन हम देखते हैं कि सही कौन से माने गए हैं, ए और डी को ही माना गया, थोड़ा आप रिसर्च करिएगा इसके बारे में। 614 जो है बहुत ईजी सा मैचअप है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट की सीरीज़ के अंदर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब चीज़ों को देख सकते हैं। जिंक जो है ऑक्सीजन सिंथेसिस से रिलेटेड है, बाकी सब ईजी से मैचअप हैं, आप मैच कर सकते हैं। 615 के अंदर कहा है कि सेल जो है ऑफकोर्स रॉबर्ट हुक ने ढूंढी थी, YL लेने जो थे उन्होंने खेरा डिजीज़ बताई, तो ये सब भी बहुत ईजी से हैं, यानी फोर्थ होगा इसका आंसर। 616 के अंदर सॉइल बायोलॉजी से उठा है क्वेश्चन कि स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस, इससे कौन सी हम देख सकते हैं कंपाउंड बनता है, तो ये है मिल्बेमाइसिन ना, तो इसे याद कर लीजिएगा यहीं से। और साथ में सॉइल बायोलॉजी अगर हल्के में पढ़ी है तो थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, क्योंकि उसमें इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्टिसाइडल सिनर्जिस्ट, तो निम्बिनॉल नहीं होता, बाकी सारे क्या हैं इंसेक्टिसाइडल सिनर्जिस्ट हैं। 618 के अंदर है ब्लैक ग्राम कवर क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि सॉइल लॉस बच सके, सही बात है। ब्लैक ग्राम एक लाइव मल्च क्रॉप के रूप में, हाँ लाइव मल्च क्रॉप एक तरह से कवर क्रॉप ही हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट में पेस्टिसाइड पूछे हैं कौन से बैन हो गए, तो A to D जो भी है, मतलब BHC भी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी इंडिया में बैन हो गया है, DDT भी बैन हो गया है, यानी CN भी हो गया है, हेप्टाक्लोर भी हो गया, बजाय कार्बेंडाजिम ये नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट होगा सिर्फ फोर्थ सही होगा। 620 के अंदर 4 स्टेटमेंट में देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये भी आई थिंक राइट है, ब्रोमोडाइल, लेकिन ICAR ने सिर्फ फोर्थ को ही, मतलब यानी स्टेटमेंट थर्ड को फॉल्स और स्टेटमेंट 4 जो है उसे ट्रू माना है, तो कहने का मतलब इसका रेफरेंस मैं कोशिश करूँगा स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाए, आप उसे नोटिस कर सकते हैं, बाकी सब जो है आप ऑब्जर्व करिएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट 1 को मैं, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले वीडियो में रह गए थे, आई एम रियली सॉरी, 543 क्वेश्चन रह गया था जिसके अंदर मैग्नीशियम वगैरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करने, तो बहुत छोटी जो 10th क्लास की बातें हैं आप आसानी से कर सकते हैं। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जो है वो सारे ही रूपों में काम में ली जाती है, यानी सॉइल मॉइस्चर नाप लेती है, क्रॉपिंग कैनोपी स्ट्रक्चर नाप लेती है, सॉइल कवर नाप लेती है, ओशन सर्कुलेशन नाप लेती है, साथ में हम देख सकते हैं मॉइस्चर प्रोफाइलिंग इन द एटमोसफेयर भी कर लेती है, तो कहने का मतलब ये सारे इसके यूज़ है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस जो भी कंटेंट आपके सामने आ रहा है उसकी PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।